हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। राइट। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल कैश बुक या जिसे कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक ये डिटेल में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था सिंपल कैश बुक क्या होती है, क्या फॉर्मेट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, हमने सीखा था कि सिंपल कैश बुक कैसे बनाई जाती है। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा और अब आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग सिंगल कैश बुक वो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे अगर सिंगल कॉलम कैश बुक या जिसे सिंपल कैश बुक कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आपको डबल कॉलम समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली समझ जाएंगे। डबल कॉलम कैश बुक में बस थोड़ा सा चेंज है, एक कॉलम और ऐड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये कैश बुक क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कैश बुक के। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप की कैश बुक होती है। सिंपल कैश बुक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक एंड पिटी कैश बुक। ठीक, हम देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और फिर इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। ठीक, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी डिफरेंट फाइनेंस एंड अकाउंट सब्जेक्ट हैं उनकी सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। तो एक बार मेरे चैनल पे जाके जरूर प्लेलिस्ट चेक करिएगा और इन वीडियो सीरीज की मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए। राइट। और अगर वीडियो पसंद आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है, अगर लगे कि ये वीडियो यूजफुल था, आपके जो 30 मिनट है वो वेस्ट नहीं हुए, आपने कुछ नया सीखा, तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैश बुक। वैसे मैंने ये जो कैश बुक का जो इंट्रोडक्शन है ये आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, पर चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं फिर से। कैश बुक क्या है, तो किसी भी बिजनेस में अगर आप नोटिस करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होता है ना वो होता है कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। इसलिए किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत कन्वीनियंट है कि एक सेपरेट कैश बुक ही बना ले, एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन करे। ठीक है, देखिए बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीदा तो कैश में पेमेंट की, ठीक है, सेल्स किया तो कैश में पेमेंट रिसीव हुई, सैलरी कैश में दे रहा है, वेजेस कैश में दे रहा है, इंटरेस्ट कैश में दे रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैश में हो रहा है। ठीक है, तो सारे ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं मैक्सिमम। तो इसलिए कैश बुक बनाना तो बहुत ही जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो कैश बुक क्या है, कैश बुक इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जिसमें कैश ट्रांजेक्शन एंड बैंक ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ अकरेंस, जिस सीक्वेंस में कोई ट्रांजेक्शन अकर करता है उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और कैश बुक में कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। ठीक, चाहे कैश इन हैंड हो किसी बिजनेस के पास, चाहे बैंक में पैसा हो, बात एक ही है, बिजनेस का वो टोटल फंड उतना अवेलेबल है। चाहे 2 लाख रुपए इन हैंड कैश हाथ में हो या 3 लाख रुपए बैंक में हो, दोनों को मिला के कितना हुआ, 5 लाख। यानी हम कह सकते हैं बैंक जो बिजनेस है उसके पास कितना है, 5 लाख रुपए है जो बिजनेस खर्चा कर सकता है। तो बात वही है, तो इसलिए कैश एंड बैंक का नेचर सेम है, इसलिए कैश बुक में कैश और बैंक ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, अब ये जो कैश बुक है इट एक्ट एज अ जर्नल प्लस लेजर बोथ। ये बहुत खास बात है कि कैश बुक जर्नल की तरह भी एक्ट करती है, लेजर की तरह भी एक्ट करती है। ठीक है, तो कैश बुक जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी बुक से। हमने परचेज बुक पढ़ा है, सेल्स बुक पढ़ा है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये सब पढ़ा है, इनसे अलग है कैश बुक। कैश बुक इज लाइक एन अकाउंट।
कैश बुक एक अकाउंट की तरह इसका फॉर्मेट होता है, ये अकाउंट होता है। जैसा लेजर में हमने पढ़ा था ना, लेजर अकाउंट होता है, वैसे ही कैश बुक इज एन अकाउंट, ये अकाउंट होता है। इसका फॉर्मेट जो होता है वही टी शेप फॉर्मेट होता है। डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। और कैश बुक बताइए किस टाइप का अकाउंट है? लास्ट लेक्चर में बताया था कैश बुक इज एन एसेट अकाउंट। कैश बुक एसेट अकाउंट है, तो एसेट अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है कि एसेट अगर बढ़ रहा हो तो डेबिट करो, एसेट अगर घट रहा हो तो क्रेडिट करो। तो कैश अगर बढ़ रहा हो यानी कैश रिसिप्ट हो रहा हो, रिसीव हो रहा हो, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश का अगर पेमेंट हो रहा हो, ठीक है, कैश का अगर पेमेंट किया जा रहा हो तो कैश घट रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जो यूज किया जाता है कैश बुक बनाने में, ठीक। कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक का ट्रांजैक्शन है या चेक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और लास्ट में लेजर को बैलेंस किया जाता है, ठीक। चलिए फिर डबल कॉलम कैश बुक, ये तो मैंने आपको जो अभी बताया वो मैंने आपको सिंपल कैश बुक के बारे में बताया। तो सिंपल कॉलम कैश बुक तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वहां पे अमाउंट का एक कॉलम होता है। बट आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है, ठीक है। तो 2 कॉलम कैश बुक क्या है? ये एक कैश बुक है जिसमें 2 कॉलम होते हैं कैश के, ठीक है। कैश के नहीं, अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। एक कैश कॉलम होता है फॉर कैश ट्रांजेक्शन और एक बैंक कॉलम होता है फॉर चेक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो दिस इज डबल कॉलम कैश बुक, ठीक। और अगर किसी बिजनेस ने डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन की है तो इसका मतलब है अब उसे कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से बोल रही हूं, अगर किसी बिजनेस ने डबल कॉलम कैश बुक बनाई हुई है तो डबल कॉलम कैश बुक बना दिया, इसका मतलब क्या है? बिजनेस ने कैश अकाउंट बना लिया है और बैंक अकाउंट बना लिया है, तो अब ये दोनों अकाउंट अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो बैंक अकाउंट है ये किस टाइप का अकाउंट है? ये एसेट अकाउंट है, तो एकदम सेम वही एसेट का रूल लगेगा कि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। तो बैंक अकाउंट में भी सेम रूल वही अप्लाई होगा, ठीक है, जो कैश के कॉलम में आप रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। तो दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक का। इसको डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, या इसको बैंक कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये तीसरा नाम है बैंक कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट क्या होगा? टी शेप फॉर्मेट है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, ठीक है। अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, डबल कॉलम कैश बुक है ना, अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक कैश का कॉलम एक बैंक का कॉलम, ठीक। फिर क्रेडिट साइड में भी सेम वही डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक कैश का कॉलम एक बैंक का कॉलम। कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। जब भी कैश बढ़ रहा हो, बिजनेस में कैश बढ़ रहा हो, ठीक है, बिजनेस में कैश बढ़ रहा हो या बैंक का बैलेंस बढ़ रहा हो तो डेबिट करेंगे। बिजनेस में कैश घट रहा हो, पेमेंट किया जा रहा हो, ठीक है, या बैंक का बैलेंस कम हो रहा हो तो हम क्रेडिट करेंगे। तो ये सेम लॉजिक यूज किया जाता है कैश बुक बनाने के लिए, ठीक। चलिए अब मैं आपको ये जो डबल कॉलम कैश बुक है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैश कॉलम होता है, ठीक है, ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। ये जो कैश कॉलम होता है डबल कॉलम कैश बुक का, ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा या नील बैलेंस शो करेगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ठीक है। ऐसा क्यों है? लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि जो कैश रिसिप्ट हो रहा है उसी कैश से तो पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, जितना कैश रिसीव होगा उसी से तो पेमेंट किया जाएगा। तो इसलिए जो कैश कॉलम होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है या फिर नील बैलेंस शो करता है। नील बैलेंस मतलब जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ठीक है, जितना रिसीव हुआ पैसा उतना ही पेमेंट किया गया। तो कैश कॉलम या तो डेबिट बैलेंस शो करता है या नील बैलेंस शो करता है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं शो करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो बैंक कॉलम है,
ठीक है, अभी ये जो अमाउंट में 2 कॉलम थे ना, तो जो बैंक कॉलम है इट मे शो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। अगर ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। यानी बैंक में बैलेंस ज्यादा है, बैंक से पेमेंट कम किया गया है, यानी जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या शो करेगा, बैंक बैलेंस। ठीक है, और अगर बैंक कॉलम शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बैंक से पेमेंट किया गया है ज्यादा, बैंक में रिसीविंग हुई है कम, यानी ये वो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट, अगला पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक अगर बिजनेस ने मेंटेन किया है तो अब कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट लेजर में ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो कैश बुक है ये एज अ जर्नल प्लस एज अ लेजर दोनों तरीके से फंक्शन करती है। ठीक, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड वो ये है कि जब भी कोई बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है अगर कैश फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर कैश के फॉर्म में कैपिटल डाला जा रहा है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कैश कॉलम में। ठीक है, और अगर बैंक में पैसा डाला जा रहा है, जो इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो बैंक में डाला जा रहा है तो उसे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और किस अकाउंट के अंडर में रिकॉर्ड करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो भी रिसिप्ट्स हो रही हैं, ठीक है, चाहे कैश में रिसीव हो रहा है चाहे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, जो भी रिसिप्ट्स हैं उन्हें डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और पर्टिकुलर्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेम ऑफ द अकाउंट अंडर विच द पेमेंट इज रिसीव, किस अकाउंट के अंडर में पेमेंट रिसीव हो रहा है उसे पर्टिकुलर्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और पेमेंट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, ऑल द पेमेंट्स। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी जितने भी पेमेंट्स की जा रही है। ठीक है, कैश में पेमेंट की जा रही है तो कैश कॉलम में, चेक में पेमेंट की जा रही है तो बैंक कॉलम में। ठीक है, और पर्टिकुलर्स में हम रिकॉर्ड करते हैं कि किस अकाउंट के अंडर में पेमेंट की जा रही है, नेम ऑफ द अकाउंट, वो हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश बुक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझा देती हूँ कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा मतलब होता है, कॉन्ट्रा मतलब होता है क्रॉस। ये जो वर्ड है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब होता है क्रॉस। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन जिसमें बैंक एंड कैश इन्वॉल्व हो। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश एंड बैंक इन्वॉल्व हो, उन ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक तरफ उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है, दूसरी तरफ उसे कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ये क्या होते हैं, क्रॉस ट्रांजेक्शन होते हैं, ये दोनों तरफ रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों तरफ रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व हो उनको कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि इन्हें दोनों तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, एक तरफ बैंक कॉलम में और दूसरी तरफ कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जाम्पल क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है इसके। एक तो अगर कैश विड्रॉ किया गया है बैंक से फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज के लिए कैश अगर विड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो देखिए इसमें बैंक भी इन्वॉल्व है कैश भी इन्वॉल्व है, तो दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर कैश डिपॉजिट किया जाए बैंक में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैश इन्वॉल्व है बैंक इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसकी एंट्री कैसे की जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ। एक ट्रांजेक्शन है कि 15 मई 2014 में कैश विड्रॉ किया गया बैंक से फॉर ऑफिस यूज, 2000 रुपए कैश विड्रॉ किया गया, तो इसको आपको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि इसमें कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स LF, फिर अमाउंट के दो कॉलम कैश बैंक, ऐसी क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर्स LF कैश एंड बैंक, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसमें खास बात ध्यान रखनी है कि अगर कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, ठीक है, या बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कैश कम हो रहा है बिजनेस में या बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे।
ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ट्रांजेक्शन क्या है कि कैश विड्रॉ किया गया है बैंक से कैश विड्रॉ किया गया है फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना, बैंक में कम हो रहा है पर बिजनेस में तो कैश आ रहा है, तो हम कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है तो हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया 2000, डेट के कॉलम में डाला 15 मई। ठीक है, और ये जो कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, ये किससे इंक्रीज हो रहा है? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, इससे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो LF का कॉलम होता है ना, यहाँ पे लिखा जाता है C, ये C डिनोट करता है कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ रिकॉर्ड की जाती है। तो आ जाइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में बैंक से कैश विड्रॉ हो रहा है ना, तो बैंक का बैलेंस तो कम हो रहा है ना। ठीक है, कम हो रहा है तो हम बैंक के कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे 2000। किससे कम हो रहा है? बाई कैश अकाउंट। ठीक है, किससे कम हो रहा है? बाई कैश अकाउंट। यहाँ पे बाई और अकाउंट मिसिंग है, मैंने लिख दिया है बाई कैश अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, LF के कॉलम में लिखेंगे C, ये डिनोट करता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री की जाएगी। अच्छा, एक चीज है, जैसे यहाँ पे आपने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया है तो पर्टिकुलर्स में आएगा बैंक, और यहाँ पे आपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया है तो पर्टिकुलर्स में आएगा कैश। ठीक है, तो कैश या बैंक के ट्रांजेक्शन, इनको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अगर कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो कैश अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस क्या है? बढ़ रहा है, और बिजनेस में कैश क्या है? कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी जो बैंक कॉलम है वो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि बढ़ रहा है ना, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक कॉलम को डेबिट करेंगे, और जो कैश कॉलम है वो हम क्रेडिट साइड में, जो अमाउंट होगा उसे हम क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब कैश डिपॉजिट किया जाए बैंक में। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री की ये दो एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे, इसमें भी एक कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन में। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक बनानी है, टाइम जोन एक फर्म है उसके लिए बनाना है, जनवरी 2014 मंथ की कैश बुक बनानी है। आपको ये ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, इन्हें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, पूरा जनवरी के महीने के ट्रांजेक्शन है, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, ये सब ट्रांजेक्शन है, इनके अमाउंट दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बैंक कॉलम कैश बुक, या जिसे कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। बताया था ना 3 नाम है, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, या बैंक कॉलम कैश बुक, या 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या है? टी शेप फॉर्मेट होगा, डेबिट साइड हुआ, क्रेडिट साइड हुआ, इधर क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, सेम यही, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, ये हो गया। चलिए अब एक एक करके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। 1 जनवरी को कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दोनों कितना है? ये दिया गया है अमाउंट 32,500 और 12,300। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, कैश बुक बनाने से पहले मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ। कैश अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कैश अगर कम हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम गोल्डन रूल जानते हैं, हम अकाउंट्स का जो रूल है वो जानते हैं। क्योंकि कैश एंड बैंक दोनों किस टाइप के अकाउंट है? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है कि अगर एसेट बढ़ रहा हो तो डेबिट करो, घट रहा है तो क्रेडिट करो। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश का जो अमाउंट है 12,300 कैश के कॉलम में लिखेंगे, बैंक का जो अमाउंट है ये बैंक के कॉलम में लिखेंगे 32,500। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने बुक से लिया हुआ है, तो इसमें दो चीजें मिसिंग है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। एक तो टू एंड बाय यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। डेबिट साइड में जो अकाउंट लिखते हैं उनके आगे लिखते हैं टू, और क्रेडिट साइड में जो अकाउंट लिखते हैं उनके आगे लिखा जाता है बाय, जो यहाँ पे मिसिंग है, आप लिखेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे जो मिसिंग है दैट इज अकाउंट। जैसे यहाँ पे सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट होगा, वो मिसिंग है, यहाँ पे अकाउंट ये वर्ड मिसिंग है, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। मैं बेसिक लॉजिक केवल बता रही हूँ। चलिए अगला जो ट्रांजैक्शन है 3 जनवरी का है, परचेज किया गया है गुड्स बाय चेक। तो परचेज किया गया है यानी पेमेंट किया गया है। ठीक है, कैश डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, तो 3 जनवरी को, अब ये चेक से पेमेंट हुआ है ना, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 5300। ठीक है, ये जो 5300 है बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि चेक से पेमेंट है। कैश से होता तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, 5300। अगला जो 8 जनवरी का ट्रांजैक्शन है वो क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेचे गए, कैश में पैसा रिसीव हुआ 9500। तो 8 जनवरी का ट्रांजैक्शन है टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 9500, कैश में है तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड किया। अगला क्या है, टाइपराइटर परचेज किया गया है चेक से। ठीक है, तो लिखेंगे 10 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो पेमेंट है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 10 जनवरी बाय टाइपराइटर अकाउंट, चेक से पेमेंट है तो यानी 5400 बैंक के कॉलम में रखेंगे। अगला क्या है, 15 जनवरी को गुड्स सोल्ड किए गए और चेक रिसीव हुआ 7900 का, तो 15 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट और हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है 7900 का। ठीक, अगला ट्रांजैक्शन है 17 जनवरी का, 17 जनवरी को परचेज की गई है स्टेशनरी चेक से, तो हम लिखेंगे 17 जनवरी क्रेडिट साइड में 17 जनवरी। ठीक है, और हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि चेक में पेमेंट हुआ है। जितने भी पेमेंट हैं हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी रिसीविंग्स है, पैसा रिसीव हो रहा है, उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री है 20 जनवरी की, कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में। ठीक है, दिस इज, देखिए इस ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक इन्वॉल्व है। ठीक है, 10,000 का ट्रांजैक्शन है, कैश एंड बैंक इन्वॉल्व है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा है ना, कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में तो बैंक का बैलेंस बढ़ा है, तो डेबिट साइड हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ा है। ठीक है, तो 10,000 यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, और किससे बढ़ा है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, डेट के कॉलम में डालेंगे 20 जनवरी, और एलएफ में लिखेंगे सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री है क्रॉस एंट्री है, दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20 जनवरी, और अगर कैश डिपॉजिट किया है बैंक में तो बिजनेस में कैश कम हुआ है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 10,000 हम कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, किससे कम हुआ है, बाय बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो बाय बैंक अकाउंट और एलएफ के कॉलम में लिखेंगे सी। ठीक, और मैंने एक और लॉजिक बताया था, अगर यहाँ पे कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और अगर यहाँ पे बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगला जो 22 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, कार्ट्रिज पे की गई 500 की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कैश या बैंक नहीं मेंशन किया गया है, तो हम बाय डिफॉल्ट लेंगे कि ये कैश में ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 22 जनवरी 500 का पेमेंट हुआ है। ठीक है, कैश में, और ये बाय कार्ट्रिज अकाउंट ये लिखा आपने। ठीक, अगला क्या है, चेक गिवन टू मुदित को चेक दिया गया 7,000 का, तो 24 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, लिखेंगे 24 जनवरी, चेक दिया गया है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 7,000 एंड बाय मुदित अकाउंट। ठीक, अगला है रेंट पे किया गया चेक से 3,000, तो 28 जनवरी को रेंट पे किया गया चेक से ना, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 3,000। ठीक है, और किस हेड के अंडर में, बाय रेंट अकाउंट। ठीक, अगला और लास्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पे की गई 3,500, तो 30 जनवरी को सैलरी पे की गई है कैश में, देखिए कुछ भी चेक नहीं मेंशन है ना, तो कैश में पे की गई है, तो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 3,500। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए। जो कैश के ट्रांजैक्शन है उन्हें कैश बुक में, कैश के कॉलम में रिकॉर्ड किया, जो बैंक के ट्रांजैक्शन है, चेक के ट्रांजैक्शन है, उन्हें बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड किया। ठीक, तो इस तरीके से हमारी कैश बुक बन गई। बट अभी एक स्टेप बच गया है, बताइए कौन सा स्टेप बच गया है, बैलेंस करना। ये लेजर अकाउंट है ना, लास्ट में क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। तो आप क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, डेबिट साइड का ये जो कैश का कॉलम है इसे अलग सम करिए, बैंक का कॉलम है इसे अलग सम करिए, ऐसे क्रेडिट साइड का जो कैश का कॉलम है इसे अलग सम करिए, बैंक का कॉलम जो है इसे अलग सम करिए। तो जब आप डेबिट साइड में सम करेंगे, ठीक है, ये जो डेबिट साइड है इसको जब सम करेंगे तो आएगा 21,800। ठीक है, और बैंक के कॉलम को सम करेंगे तो आएगा 50,400। ठीक,
और ऐसे ही जब आप क्रेडिट साइड में सम करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्रेडिट साइड में जब सम करेंगे, यहाँ पे कैश के कॉलम में आएगा 14,000 और जो बैंक का कॉलम है वहां पे आएगा 21,700 आएगा। ठीक है, 21,700 आ रहा है बैंक का कॉलम। तो जो ज्यादा होता है डेबिट और क्रेडिट में, जो ज्यादा होता है वो दोनों तरफ सबसे पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो 21,800 है, इधर 21,800 है, इधर क्या है 14,000, क्रेडिट साइड में 14,000, तो दोनों तरफ लिख दीजिए 21,800, कैश के कॉलम में दोनों तरफ लिख दीजिए 21,800। और ऐसे ही अगर मैं बैंक के कॉलम को कंपेयर करूं तो यहाँ पे है 50,400 और यहाँ पे है 21,700, तो दोनों तरफ आप टोटल लिख दीजिए 50,400, आपने दोनों तरफ लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो 31 जनवरी को बाय बैलेंस कैरीड डाउन ये निकालेंगे कैसे, 21,000, अगर कैश कॉलम की बात करूं तो 21,800 में से 14,000 माइनस किया तो आ जाएगा 7,800, तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही बैंक के कॉलम को आप अलग बैलेंस करेंगे। अच्छा, कंफ्यूज होके सबको मत ऐड कर दीजिएगा, कैश के कॉलम को अलग बैलेंस करेंगे, बैंक के कॉलम को अलग बैलेंस करेंगे। बैंक कॉलम का टोटल क्या है 50,400, ठीक, और इसका टोटल क्या आ रहा है, जब आपने टोटल किया 21,700, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 28,700। ठीक, तो इस तरीके से ये कैश एंड बैंक कॉलम का बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक, कैश रिसीव हुआ, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि पूरे जनवरी के महीने में कैश रिसीव हुआ 21,800, लेकिन कैश का पेमेंट कितना किया गया, कैश में पेमेंट कितना किया गया 14,000 का, 14,000 का कैश का पेमेंट किया गया। ठीक है, तो कैश कितना बच गया, 7,800 कैश बच गया, तो वो क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब फरवरी के महीने में कैश कितना बच गया है 7,800, वो ब्रॉट डाउन कर लिया जाएगा अगले महीने में। ऐसे ही जो बैंक है, बैंक में डिपॉजिट कितना आया, कितना पैसा डिपॉजिट हुआ 50,400, और बैंक से जो पेमेंट किया गया चेक के थ्रू वो कितना किया गया 21,700, यानी जो बैंक में जो बैलेंस था वो कितना बच गया, वो बच गया 28,700। तो ये फरवरी के महीने में आगे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, 28,700 फर्स्ट फरवरी। ठीक है, तो इस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, न समझ में आए एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आपको थोड़ा सा मैं पिटी कैश बुक के बारे में बता देती हूँ। ये होता है थर्ड टाइप का कैश बुक, नाम से ही समझ में आ रहा है पिटी, पिटी मतलब छोटे खर्चे। ठीक है, तो पिटी कैश बुक का पर्पस ये होता है कि इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं वो खर्चे विच इन्वॉल्व स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट के जो खर्चे होते हैं, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, वो पिटी कैश बुक, वो पिटी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सब पिटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और मेन कैश जो भी रिसीव होता है वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उस कैश से जितना खर्चा किया जा रहा है, जो भी पिटी खर्चे किए जा रहे हैं, वो सब इस पिटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये जो पिटी कैश बुक है इज जस्ट लाइक द पिटी कैश अकाउंट, और ये पिटी कैशियर होता है जो इस पिटी कैश बुक को मेंटेन करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पिटी कैश बुक। पिटी मतलब होता है छोटा, स्मॉल अमाउंट। ठीक, तो स्मॉल अमाउंट के जो खर्चे हैं वो सब इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्टेशनरी का छोटा मोटा कुछ स्टेशनरी खरीद ली गई, अब ऑफिस में झाड़ू पोछा ब्रूम ब्रश, ये सब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सब इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आज का लेक्चर का ये था पूरा कंटेंट। और अगर मेरे इस 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का लेक्चर होगा ये, अगर मेरे इस 30 मिनट के लेक्चर से आपने कुछ सीखा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो मेरे लेक्चर को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।